नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार बिनल इन्फोटेक सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी नए वीडियो ऐड करूं या जो भी नए वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। उसके अलावा मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि टैली के अंदर लेजर क्रिएट कैसे करें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके लिए आप अपने पास में कॉपी और पेन रखिए। जो भी मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाइए और अपने खुद के एक नोट्स बनाइए, जिससे कि ये जो नोट्स हैं आपके आज नहीं पूरे लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि लेजर होता क्या है। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, राम ने 10,000 रुपए का माल खरीदा। तो इसकी जब अपन जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री करते समय अपने को दो अकाउंट यानी कि दो लेजर बनाने की आवश्यकता होती है। एक होता है परचेज अकाउंट और दूसरा होता है केस अकाउंट। तो उसी प्रकार से जब आप टैली के अंदर वाउचर एंट्रियां करते हैं तो उससे पहले अपने को टैली के अंदर लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पर अपने को दो लेजर बनाने होंगे, पहला परचेज अकाउंट और दूसरा केस अकाउंट। तो चलिए लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले अपने को टैली ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पर टैली ओपन कर लेता हूँ। तो टैली ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको कंपनी को क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कंपनी क्रिएट करना बताया था कि कंपनी को क्रिएट कैसे करें। अगर आपने अभी तक अब मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वाले ऑप्शन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर कंपनी को ओपन कर लिया है। कंपनी ओपन करने के बाद आपके सामने राइट साइड में देखिए गेटवे ऑफ टैली वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शन में आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है लेजर। जैसे ही आप यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन पूछेगा, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो यहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे सिंगल लेजर और यहाँ से अपन यूज करेंगे क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में लेजर बनाने वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछता है नेम। तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है। जैसे अपने पास एक जर्नल एंट्री थी परचेज अकाउंट DR टू केस अकाउंट। तो यहाँ पर अपने को लेजर बनाना है, वो बनाना है परचेज अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पर अपने को लिखना है परचेज अकाउंट। तो मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख लेता हूँ, एंटर। और उसके बाद आपको यहाँ पर अंडर के अंदर एक ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। अगर अपन इन ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर जो अपने पास ग्रुप की जो लिस्ट शो कर रहा है वो बहुत सारे ग्रुप शो कर रहा है। तो इनमें से अपने को कोई ना कोई एक ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए अपन एक एक करके इन ग्रुप्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी कंडीशन में कौन से ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है अपने को बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ग्रुप तब सेलेक्ट करना है जब आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो। जैसे अगर आप कभी भी माल बेचते हो और माल बेचने पर आपको जो पेमेंट मिलता है, अगर आपको चेक प्राप्त हो रहा है तो तब आपको एंट्री करनी होती है बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर जब आप बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे तब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट की जगह पर मेरे को लिखना होगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल रख सकते हैं। जैसे आपके बैंक होल्डर का नाम क्या है, उसके अलावा अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच कौन सी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करने के बाद आप इसको यहाँ पर एक्सेप्ट यानी कि सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना एक लेजर बन गया बैंक अकाउंट के नाम से। तो उसी टाइप से अपने पास कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि ग्रुप के अंदर एक मिलेगा बैंक OCC और एक मिलेगा अपने को बैंक OD। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक OCC और बैंक OD। तो बैंक OCC या बैंक OD अपने को तब सेलेक्ट करना होता है जब आप बैंक से लोन लेते हो। अगर आप लोन ले रहे हैं
और अगर आपके पास पैसा कैश इन हैंड में आ रहा है, यानी कि बैंक अपने को दो तरीके के लोन देता है, एक तो देता है पर्सनल लोन और एक देता है अपने को, जैसे आपने कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, इस टाइप का लोन। तो जब आपके पास बैंक के थ्रू पैसा प्राप्त हो रहा है, वो अगर आपके हाथ में आ रहा है, तब आपको सेलेक्ट करना होता है बैंक ओसीसी, यानी कि ओसीसी की फुल फॉर्म होती है ओवरड्राफ्ट केस क्रेडिट, और उसी प्रकार से ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपके हाथ में पैसा आ रहा है तब आपको सेलेक्ट करना है बैंक ओसीसी, और अगर आप कोई भी पर्सनल लोन नहीं ले रहे हैं या फिर कार लोन ले रहे हैं, बाइक लोन ले रहे हैं, तब आपको सेलेक्ट करना होगा बैंक ओडी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है अपने को जब आप बैंक अकाउंट का खाता बनाते हैं, और बैंक ओसीसी या फिर बैंक ओडी अपने को तब सेलेक्ट करना है जब आप बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद बात आती है सिक्योर्ड लोन की। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ सिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर देखिए अपने पास आ गया सिक्योर्ड लोन, यानी कि अगर आप ऐसा कोई लोन लेते हैं जिसके अंदर आपको कोई सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता हो, जैसे आपने गोल्ड लोन लिया होगा या मुथूट फाइनेंस से कोई भी लोन लिया होगा, जिसके अंदर अपने को लोन तभी मिलता है जब अपन कोई भी सिक्योरिटी वहां पर जमा करवाते हैं, उसके बाद अपने को बैंक क्या करता है, लोन देता है। अगर इस टाइप का कोई लोन लेते हो तब आपको सेलेक्ट करना होगा सिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर देखिए सिक्योर लोन को सेलेक्ट कर लेना है। उसी टाइप से एक ऑप्शन आता है, एक ग्रुप आता है अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर ऐसा लोन जिसके अंदर अपने को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अगर आप किसी भी फ्रेंड से या किसी भी अपने रिलेटिव से अगर कोई लोन ले लेते हैं तब आपको कोई सिक्योरिटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस टाइप का अगर आप कोई लोन लेंगे तो उस कंडीशन में आपको अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है लोन एंड एडवांस असेट्स। लोन एंड एडवांस असेट्स, अगर अभी तक अपन क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे। अगर लोन एंड एडवांस असेट्स की बात करें तो जब आप किसी भी व्यक्ति को लोन देते हो या फिर अगर आप किसी भी व्यक्ति को एडवांस देते हो, तब आपको लोन एंड एडवांस वाले ऑप्शन ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो कैपिटल अकाउंट को अपने को 4 कंडीशन में सेलेक्ट करना होता है। पहला, अगर खुद कैपिटल अकाउंट आ जाए। सेकंड, अगर आप ड्राइंग की बात करें, कैपिटल एंड ड्राइंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट आता है तो कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ड्राइंग आता है तो उसकी जगह पर आपको कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर LIC की अगर अपन बात करें तो LIC के अंदर भी आपको कैपिटल अकाउंट को ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स का कोई लेजर बनाते हैं तो इनकम टैक्स का लेजर बनाते समय आपको कैपिटल अकाउंट को ही सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। उसके बाद बात आती है डिपॉजिट असेट्स। यदि कोई ऐसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें समय सीमा और लाभ पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात आपको पता होता है कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कुछ समय के पश्चात मुझे इतना लाभ मिल जाएगा, जैसे FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के अंदर ये होता है कि आपको पहले क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि उसको पैसा देना होता है, और आपको पता होता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपने को इतने रुपए मिल जाएंगे। जैसे आप महीने के अगर आप 5,000 रुपए जमा करवाते हैं तो आपने अगर 1 साल का FD करवाया तो 1 साल का FD करवाने के बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो तब आपको पता होता है, यानी कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन आपको पता होता है कि अपने को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए तब अपने को सेलेक्ट करना होता है डिपॉजिट असेट्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। यदि ऐसा कोई इन्वेस्ट करें जिसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है या ये पता नहीं होता कि अपने को लाभ होने वाला है या हानि होने वाली है, जैसे लॉटरी। अगर आप कोई भी लॉटरी परचेज करते हैं
तो वो आप इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, यानी कि आप पैसा तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई कंफर्म में नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। उसी टाइप से हॉर्स रेस, अगर आप हॉर्स रेस में कोई पैसा लगा रहे हैं तब आपको भी कंफर्म नहीं होता कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो इस टाइप का कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए तब आपको सेलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी कि मैंने आपको एक्सपेंसेज दो टाइप के बताए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज तब सेलेक्ट करना है यदि ऐसे सभी खर्चे जो माल को खरीदने से लेकर और अपने गोडाउन तक लाने में और उस कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने तक के जो भी खर्चे होने वाले हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आते हैं। उसी टाइप से अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के बारे में बता दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मेरे पीछे वाले वीडियो को जाकर चेक कर लें, उसको देखें। तो चलिए अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, यानी कि ऐसे खर्चे जो अपने ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, तो उन खर्चों को अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत रखने वाले हैं। जैसे ऑफिस का खर्चा, जैसे मान के चलिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजली का खर्चा हो गया, जैसे बिजली का बिल आ गया ऑफिस का, या फिर अपने ऑफिस के अंदर कोई कंप्यूटर रखा हुआ था वो खराब हो गया तो उसको अपने को सुधारने का, रिपेयर करवाया तो रिपेयर करवाने का खर्चा हो गया। और उसी टाइप से ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत रखने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ऐसी इनकम जो माल को बेचने के अलावा प्राप्त होती हो। जब आप माल बेचते हो तब अपने पास इनकम आती है, और अगर आपने माल नहीं बेचा है और उसके अलावा अगर कहीं से आपके पास इनकम आ रही है तब आपको इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट करना है। जैसे आपको डिस्काउंट प्राप्त हो गया, या फिर अगर आपको कोई रेंट प्राप्त हो गया और यहाँ फिर आपको कोई कमीशन प्राप्त हुआ, तो वो अपने पास पैसा तो आ रहा है, यानी कि अपने पास इनकम तो हो रही है, तो उस इनकम को अपन इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखने वाले हैं। उसके बाद बात आती है ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। तो यहाँ पर देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस को अपने को तब सेलेक्ट करना है जब आप कोई भी टैक्स का लेजर बनाते हैं। जैसे इनकम टैक्स का जब अपन लेजर बनाते हैं तो उसको आपको कैपिटल अकाउंट में रखना होता है, और उसको छोड़कर जितने भी टैक्स के लेजर हैं, जैसे जीएसटी का लेजर हो गया और सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, वेट हो गया, टीडीएस हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वो सारे के सारे टैक्स जितने भी टैक्स होंगे वो आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं फिक्स असेट्स की। तो फिक्स असेट्स ऐसी असेट्स जिसको अपन लंबे समय तक यूज करेंगे, उस असेट्स को अपने को फिक्स असेट्स के अंतर्गत रखेंगे। और उसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आता है प्रोविजन। तो प्रोविजन की अगर अपन बात करें तो व्यापार में भविष्य में होने वाले लॉस से बचने के लिए कुछ फंड बनाए जाते हैं जिन्हें प्रोविजन में रखा जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और एक्सेट्रा। इस टाइप के अगर आप कोई भी प्रोविजन बनाते हैं तो तब आपको प्रोविजन वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बात आती है परचेज। परचेज अकाउंट आपको दो कंडीशन में ही सेलेक्ट करना है, जब परचेज अकाउंट खुद आ जाए और एक आ जाए परचेज रिटर्न। परचेज और परचेज रिटर्न आने पर आपको सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। और उसके बाद बात आती है सेल्स अकाउंट की। तो सेल्स अकाउंट को भी आपको दो ही कंडीशन में सेलेक्ट करना है, खुद सेल्स आ जाए और एक सेल्स रिटर्न आ जाए, तब आपको सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बात आती है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड यानी कि आपके पास कोई भी स्टॉक रखा हुआ है तो उसको आप रखेंगे स्टॉक इन हैंड के अंदर। इसके अंदर आप ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर आपके पास जो भी स्टॉक रखा रहता है उसको अपन ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है
तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपके पास जो स्टॉक बचता है उसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तब उस कंडीशन में आपको उसको स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और एक होता है सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब हो गया लेनदार और सन्ड्री डेटर्स का मतलब हो गया देनदार। अगर कोई लेनदार होता है तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में सेलेक्ट करना है, अगर कोई देनदार होता है तो सन्ड्री डेटर्स में सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से अपन लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।